होने पे ज़्यादा बल देना है बजाय इसके कि आप अच्छे होने पे ज़्यादा बल दें। तो हम देख यही रहे हैं कि अलग अलग एथिकल थ्योरीज के हिसाब से एक ही कार्य को, एक ही डिसीजन को या एक ही बिंदु को अलग अलग तरीके से कैसे देखा जा रहा है, उन्हीं थ्योरीज को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब हम एक और बात देखते हैं कि एक एथिकल सोशल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जॉन रॉल्स ने अपनी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी कि एथिकल सोशल ऑर्डर आप कैसे क्रिएट करेंगे, बाय ब्रिंगिंग फेयरनेस एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाने से आप एक नैतिक समाज की परिकल्पना या एक नैतिक समाज की संरचना कर सकते हैं। और इससे यूपीएससी ने डायरेक्ट एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है। 2016 का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। GS4 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट हिट है। पूछा है कि जॉन रॉल्स का सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे, किस रूप में देखेंगे। तो नॉर्मली व्यक्ति इसे सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की पॉलिसी, डिफरेंस प्रिंसिपल, इन्हीं चीज़ों को लिंक करके वहाँ देगा। हमने बहुत बार जॉन रॉल्स की थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज और ज़्यादा ब्रॉड तरीके से हम देखेंगे और हम पाएंगे कि देश की पॉलिसीज़ का एक बड़ा हिस्सा किस प्रकार से जॉन रॉल्स की फिलॉसफी के द्वारा प्रभावित है। जॉन रॉल्स को समझने के लिए हमें एक प्रीटेक्स्ट जानना होगा कि जॉन रॉल्स ने कौन सी परिस्थितियों में अपनी जस्टिस की परिकल्पना की। अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस, अपने न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने किन परिप्रेक्ष्यों में, किन परिस्थितियों में या किन सर्कमस्टांसेस में ढूंढने की कोशिश करी। जॉन रॉल्स ने क्या सोचा? जॉन रॉल्स ने सोचा कि यार एक अल्टीमेट जस्टिस का सिद्धांत देता हूं, एक ऐसा सिद्धांत जो हर व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब किन परिस्थितियों में उसने वो सिद्धांत खोजने की कोशिश करी, पहले आपको वो परिस्थितियां समझनी पड़ेगी। उसने इंसान को नेचुरल ऑर्डर में देखने की सबसे पहले कोशिश करी। जैसे आप एक ऐसी सोसाइटी को सबसे पहले परिकल्पना कीजिए जो अभी शुरू हुई ही है। आज की सोसाइटी के भूल जाइए, एक ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना कीजिए कि इंसान जो है अभी आदि मानव था, अभी उसे एकदम से होश आया कि नहीं यार, सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एक समाज बनाते हैं। तो जब वो समाज बना रहे थे उस वक्त थोड़ी ना वो अमीर या गरीब थे, इनइक्वालिटी तो हो गई नहीं, ना वो पावरफुल थे ना वो पावरलेस थे, ना वो हेल्दी थे ना वो डिसेबल्ड थे। क्यों? क्योंकि ये परिकल्पना ही उनमें नहीं थी कि यार ये ऐसा होना डिसेबल्ड होना होता है, ऐसा होना स्वस्थ होना होता है, मोटापा कम हो तो मतलब आप स्वस्थ माने जाएंगे। ये उनमें परिकल्पना ही नहीं थी। उनमें तो ये होशोबास ही नहीं था कि अच्छा होना मतलब क्या, बुरा होना मतलब क्या। उनमें कोई ज्ञान नहीं है। अब एक ऐसी अनसर्टेनिटी में, एक ऐसे कर्टेन ऑफ अनसर्टेनिटी में उसने लोगों को कहा कि अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए आप अब इकट्ठे आइए। ये सारे रैशनल नेगोशिएटर्स हैं। नई सोसाइटी बनी है। इसे उसने कहा ओरिजिनल पोजीशन। ऑफ द पीपल, कि लोग अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। नई सोसाइटी बनी है। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वोम? रैशनल नेगोशिएटर्स। वो इतने है ना शीएटर्स जिन्होंने ये नई सोसाइटी बनाई है, उनमें थोड़ी रैशनैलिटी है, तभी वो समाज बना रहे हैं, तभी वो सामाजिक प्राणी हो पा रहे हैं। इनमें रैशनैलिटी है, इनमें बोध है, इनमें ज्ञान है, जानने की इच्छा भी है, इनमें डायलॉग की क्षमता है। ये सब क्षमताएं इनमें है और ये सब क्षमताएं ओरिजिनल पोजीशन में इमेजिन कीजिए कि अभी कोई समाज नहीं बना है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, किसी को कोई सेंस नहीं है कि हम कौन सी कास्ट में है, किसी को कोई सेंस नहीं है कि हमारी सामाजिक क्लास क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, कितने हमारे पास वेल्थ है। आप बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में है।
आप एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में है, आप अपनी वर्तमान परिस्थितियां इग्नोर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा जस्टिस का सिद्धांत लाना है जो हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो पाए। अगर आपको जस्टिस का ऐसा सिद्धांत लाना है जो हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, तो पहले आपको हर व्यक्ति को एक समान स्थिति में, बेयर स्थिति में, शुरुआती स्थिति में, ओरिजिनल पोजीशन में, एक समान ओरिजिनल पोजीशन में आपको उसे इमेजिन करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें व्हील ऑफ इग्नोरेंस में डालना जरूरी है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? अपनी वर्तमान परिस्थितियों को उनसे भुलवाना जरूरी है। उनसे ये बुलवाना जरूरी है कि हम ठाकुर हैं, हम सरदार हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं। ये भुलवाना उनसे जरूरी है, ये इग्नोर करवाना जरूरी है। तभी जाकर के वो ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे। और रैशनल नेगोशिएटर जब ओरिजिनल पोजीशन में होंगे तब वो आपस में वार्तालाप करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, और वो एक ऐसे नियम की परिकल्पना करेंगे जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा जस्टिस लाए। और वो कौन है? वो तो लीस्ट एडवांटेज्ड आदमी है। क्यों? क्योंकि वो जो रैशनल नेगोशिएटर है भाई, वो तो ना तो पैसा है उनके पास, ना धेला है, ना उनके पास कोई ऊंची जाति है, ना वो नीची जाति है, उनकी कोई ओनरशिप ही नहीं है। वो ठीक नंगे इंसान की तरह वहां बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, उन्होंने अभी सोसाइटी शुरू की है, ओरिजिनल पोजीशन है। तो अगर आपको ऐसा जस्टिस का सिद्धांत इमेजिन करवाना है किसी व्यक्ति से जो सभी लोगों के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, सभी लोगों के लिए समान न्याय लाए, तो आपको उन्हें लीस्ट एडवांटेज्ड सिचुएशन में सबसे पहले लाना पड़ेगा। अब क्योंकि वो खुद लीस्ट एडवांटेज्ड है, वो रैशनल नेगोशिएटर्स के पास कोई धन दौलत नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लीस्ट एडवांटेज्ड बन चुके हैं, उनकी कहीं ओनरशिप ही नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे? अब क्योंकि इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, तो भाई अब वो ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को हो। क्यों? क्योंकि वो खुद है ना, वो खुद जस्टिस का फॉर्मूला बना रहे हैं, वो चाहेंगे ही कि हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हो। और वो हम कौन है? वो लोग हैं जो लीस्ट एडवांटेज्ड है, वो नेगोशिएटर लीस्ट एडवांटेज्ड थे। तो इसीलिए उसने कहा कि भैया जस्टिस किस चीज में है? जस्टिस एक ऐसे नियम को लाने में है जो उन लोगों को सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेनिफिट दे जो कि लीस्ट एडवांटेज्ड लोग हो। तो अब उसके जस्टिस का पूरा गोल क्या है? पूरा गोल क्या है? लीस्ट एडवांटेज्ड लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स देना, ताकि वो एडवांटेज्ड लोगों के बराबरी में आ सके, ताकि एक बराबरी का समाज और फेयर समाज बनाया जा सके। और ऐसा फेयर समाज स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस की बदौलत ही बनाया जा सकता है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेयरनेस के प्रिंसिपल पे के बेसिस पे हो। अब भैया फेयर होना क्या है? ये भी एक सवाल है। इंस्टीट्यूशंस के सामने ये सवाल होगा कि फेयरनेस का मतलब क्या है। तो जॉन रॉल्स एथिकल गेज को शिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शंस टू सोशल अरेंजमेंट्स, कि आर द रूल्स ऑफ द सिस्टम फेयर टू दोज हु आर वर्स्ट ऑफ। दिस इज वाई जस्टिस बेस्ड एथिक्स finds its natural home in constitutions, laws, public policy, governance. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, फंडामेंटल का राइट्स का प्रोविजन है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविजन है, ये सब चीजें क्या करते हैं? हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी को डू अवे करने के ये प्रोविजन है, ताकि लीस्ट एडवांटेज्ड आदमी की पोजीशन को उठाया जा सके। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसे रिजर्वेशन से लिंक कर सकते हैं। क्यों? ये लीस्ट एडवांटेज्ड को एम्पावर करने का एक प्रिंसिपल है। उसने अपना एक प्रिंसिपल दिया, लीस्ट एडवांटेज्ड को आपको मजबूत करना है, जरूर करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए उसने एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल ये था
कि अनइक्वल कंडीशंस में आपको फेयरनेस को अपहोल्ड करना है बजाय कि इक्वालिटी के। उसने कहा कि आपको ब्लाइंड इक्वालिटी फॉलो नहीं करनी है। आप मछली से यह नहीं कह सकते कि पेड़ पे चढ़ के दिखाइए। गधे और घोड़े के बीच एक ही रेस आप नहीं लगा सकते हैं, आपको फेयर होना पड़ेगा। कछुए और खरगोश की रेस फेयर रेस नहीं है, आपको अनइक्वल लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। और वो अनइक्वल ट्रीटमेंट किस तरीके से वो देगा? डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी आपको लानी पड़ेगी कि जो जितना केपेबल है उसे उतना, है ना, जो जितना लेस केपेबल है उसे उतना स्टेट सपोर्ट मिलना चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल उसने कहा कि भैया इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आप पब्लिक पॉलिसी में ला सकते हैं, ये अलाउड है ना। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउड है ओनली इफ दैट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज्ड। यहीं से आता है रिजर्वेशन की पॉलिसी, यहीं से आती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी कि अमीर हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, गरीब हो तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, अमीर हो तो आपको कोई हेल्थ केयर सब्सिडी नहीं मिलेगी, आप आयुष्मान भारत में कवर नहीं होंगे बहुत अमीर हो तो, गरीब हो तो आप इसमें कवरेज होंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ईपीएफओ में, है ना, ईपीएफ में 15,000 से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको वहां पे रजिस्टर करवाया जाना आपका जरूरी है, ज़्यादा है तो वॉलेंट्री है। तो ये सब चीज़ें जो लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए की जा रही है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ, अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से भरी हुई पॉलिसीज हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लीस्ट एडवांटेज्ड व्यक्तियों को मोस्ट बेनिफिट देते हैं। इसे ही उसने कहा डिफरेंस प्रिंसिपल। उसके जस्टिस के कई सिद्धांत थे। पहला उसने कहा कि भैया सबसे पहले सभी लोगों को फंडामेंटल बेसिक इक्वलिटीज और फंडामेंटल बेसिक फ्रीडम्स दीजिए। बेसिक फ्रीडम सबके लिए इक्वल हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम टू लिव, ये सारी फ्रीडमें, जितनी भी फ्रीडम्स हो सबको इक्वली पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मिनिमम लेवल ऑफ फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। अब वो मिनिमम लेवल जब सबको अवेलेबल कर दिया तो कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होंगे, कुछ लोग बहुत शक्तिहीन होंगे। तो वो जो शक्तिशाली है वो उन आज़ादियों का दोहन ज़्यादा करेंगे जिसकी वजह से दूसरे लोगों के अधिकारों पे आंच आ सकती है। उसी को रोकने के लिए वो जो दूसरे लोग जो कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उसने प्रिंसिपल दिया, डिफरेंस प्रिंसिपल। इन्हीं पे बेस्ड है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, पब्लिक हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रिजर्वेशन की पॉलिसी। और यहाँ पे भाई साहब आपको एरिस्टोटल भी तो याद आना चाहिए। एरिस्टोटल कह रहा है, हेलो एवरीवन, आई एम एरिस्टोटल, डू यू रिकॉल माई स्टेटमेंट। एरिस्टोटल ने भी यही बात कही थी कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। और इसके पीछे उसने देखिए थ्योरी क्या दी कि भैया गरीबों को, मजलूमों को, कमजोरों को स्टेट सपोर्ट की क्यों जरूरत है? सभी के सर्वाइवल के लिए जरूरत है। उसने ह्यूमन सोसाइटी को एज ए ग्रुप ऑफ पीपल इमेजिन किया। उसने इंसानों को कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल के तौर पे इमेजिन नहीं किया जैसे कि नॉर्मली लिबरल्स कहते हैं। लिबरल्स एक व्यक्ति को एक यूनिट के तौर पे देखते हैं कि एक व्यक्ति एक यूनिट है, वो इंडिपेंडेंट है और उसे मैक्सिमम फ्रीडम अलाउ होनी चाहिए। उसे एक यूनिट के तौर पे आइसोलेटेड मैनर में देखिए। इसी ग्राउंड पे लिबरल्स ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम की डिमांड करते हैं और कम से कम स्टेट के रोल की डिमांड करते हैं। जॉन रॉल्स भी एक तरीके से लिबरल ही था, लेकिन रिफॉर्मिस्ट लिबरल था।
आप इसे सोशल लिबरल कह सकते हैं उसे। उसने सोशलिज्म और लिबरलिज्म दोनों को मिक्स किया और अपनी एक न्यू थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, जिसमें सोशलिज्म की समानता और लिबरलिज्म के फंडामेंटल लिबर्टीज का कॉन्सेप्ट दोनों मर्ज होता है। लेकिन उसने इंसानों को अनलाइक लिबरलिज्म एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल के ग्रुप के तौर पे सोसाइटी को नहीं देखा, रादर उसने सोसाइटी को एक लॉन्ग मॉरल चेन के तौर पे देखा, एक लंबी श्रृंखला के तौर पे देखा, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। उसमें फैमिली है, उसमें एजुकेशन है, उसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी एक बहुत बड़ी नैतिक चेन है, नैतिकता की एक चेन है। फैमिली अपने मॉरल लॉज को फॉलो कर रही है, एजुकेशन का काम है मॉरलिटी को स्प्रेड करना, लॉ, गवर्नेंस, इनकी अपनी मॉरलिटी है। सब एक लंबी मॉरल चेन के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर इस और हर व्यक्ति इस चेन की एक इंटीग्रेटेड कड़ी है, समाज एक चेन की तरह है, हर व्यक्ति इस चेन में एक इंटीग्रेटेड कड़ी के तौर पे है, एक लिंक के तौर पे है। अगर इस पूरी चेन में एक भी लिंक वीक हुआ, देखो ये मान लो मैंने चेन बनाई, इमेजिन करो इसमें एक बीच में इतनी छोटी लिंक है ना, चेन बहुत लंबी है, भारी है, तो ये जो बीच में एक लिंक आपने कमजोर रखा, इससे पूरी चेन टूट सकती है, और पूरी चेन का टूटा जाना किसी के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि अगर आपको समाज को सुदृढ़ करना है और ये चाहते हो कि ये चेन बची रहे, तो आपको हर एक लिंक को मजबूत करना पड़ेगा, हर एक कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा। कड़ी कौन था? व्यक्ति। और कुछ कड़ियां जो कमजोर हो उन्हें आपको प्रेफरेंस देकर के मजबूत करना पड़ेगा। ये थी उसकी चेन थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जिसके बेसिस पे उसने इन सब एक्शंस को, जो गरीबों, मजलूमों, असहाय लोगों की सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए डिफरेंस प्रिंसिपल अपनाया गया, इस डिफरेंस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने की उसने ये अपनी जस्टिफिकेशन दी। ऐसे में यूटिलिटेरियन लोग भड़क भी तो सकते हैं। यूटिलिटेरियन लोग, उनके कॉन्टेक्स्ट में न्याय क्या है? उनके कॉन्टेक्स्ट में न्याय है मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस and making it available to maximum people, not necessarily 100%. अब उसमें हो सकता है एक आधे लोग, 10 लोग, 20 लोग, वो 100 लोगों की खुशियों के चक्कर में नाखुश मरे। तो यूटिलिटेरियन कहेंगे कि भैया भले ही 10 लोग नाखुश मर रहे हैं, लेकिन 90 लोगों की खुशी भी तो हो रही है और खुशियां मैक्सिमाइज हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही नाखुश मर रहे हैं। रॉल्स की थ्योरी के हिसाब से सभी मिनिमलिस्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि, है ना, मान लीजिए, है ना, खुशियों का काउंट 1 से लेकर के 10 तक है, तो रॉल्स की थ्योरी के हिसाब से हो सकता है पॉइंट नंबर 2 पे सारे ही लोग हो है ना, इक्वेलिटी के चक्कर में, या स्टेट की सपोर्ट या स्टेट का फोकस उन लोगों पे ज़्यादा होने के चक्कर में जो बहुत कमज़ोर हैं, समाज हो सकता है उतनी टेक्नोलॉजिकल या वेल्थ के हिसाब से उतनी तरक्की ना कर पाए, फॉर्च्यून्स उतने क्रिएट ना कर पाए कि खुशियों का अंतिम स्तर या खुशियों की पराकाष्ठा को वो प्राप्त कर सके, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, या फिर, है ना, एक तरीके से इवॉल्व्ड स्तर ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है समाज प्राप्त ना भी करे। यूटिलिटेरियन यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है और सरकार का मेन फोकस, बजाय कि वो हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे, बजाय कि वो जस्टिस को मैक्सिमाइज करे, सरकार का मेन फोकस क्या है? जस्टिस और हैप्पीनेस के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलाइज करना। वो फोकस जब हट गया तो हो सकता है प्रोग्रेस रुके। वो कंपटीशन जब कम हो गया
सरकार ने कुछ लोगों को, स्टेट ने कुछ लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उससे कंपटीशन कम हो जाए। यूटिलिटेरियंस का यही सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ी मॉरल क्वेश्चनिंग है अगेंस्ट रॉल्शियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि इवन दो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैप्पीनेस इक्वली अमंग एवरीबडी, जस्टिस इक्वली अमंग एवरीबडी, बट इट कैन बी अ मिनिमलिस्ट हैप्पीनेस एज वेल, है ना, इट कैन बी अ मिनिमलिज्म ऑफ जस्टिस एज वेल। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आप मिनिमम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन रॉल्स कहता है कि नहीं, राइट टू डिग्निटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोसीजरल फेयरनेस, इन्हें आप कभी भी एग्रीगेट हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कुछ फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स है जिन्हें यूनिवर्सली फॉलो किया जाना जरूरी है। इसीलिए उस, है ना, माना जाता है कि उसके आइडियाज, रैशनल नेगोशिएटर का आइडिया कांत के डियोंटोलॉजी से लिया गया है। उसकी राइट टू डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ एवरीबडी, है ना, इसे रिस्पेक्ट करने का आइडिया कांत के मॉरल आइडिया से लिया गया है। क्या भारत में भी कोई ऐसा प्रिंसिपल था? अंत्योदया का प्रिंसिपल आपने सुना होगा। रॉल्स का जो सबसे रेडिकल आइडिया डिफरेंस प्रिंसिपल है, लीस्ट एडवांटेज्ड को सपोर्ट करने का आइडिया, बेनिफिट करने का आइडिया, ये आइडिया भारत में भी प्रचलित था, अंत्योदय का आइडिया। तो गांधी का अंत्योदय का डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि जो लास्ट पर्सन है उस पे अपना ध्यान दीजिए। गांधी का तलिस्म, जब भी आप किसी स्टेट की ऐसी पॉलिसी जो कि गरीबों मजलूमों के लिए बनाई गई हो, जिसे भले कोई व्यक्ति कहे कि ये फ्री बीज है और फ्री बीज का ज़माना नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपको डिफेंड करने को आ गया कि भैया क्या फ्री बीज को आप डिफेंड कर सकते हैं, क्या स्टेट सपोर्ट जस्टिफाइबल है, इसकी खामियां क्या है, फिर वो हम आगे स्टडी करेंगे। जब भी आपको ये सब चीज़ें देखनी हो, जब भी आप में डिलेमा आए, जब भी आप में डिलेमा आए कि एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन, एक बुजुर्ग, एक महिला, एक बच्चा, एक दलित और एक किसान, इनमें से सबसे पहले किसे रेस्क्यू करना है जब डिजास्टर आ रही है, तो हेलीकॉप्टर में सबसे पहले किन्हें स्थान मिलना चाहिए? मान लीजिए 100 लोग हैं, कुछ यंग है, वो बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन भी है, वो चाहता है ना, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, एक पॉलिटिशियन है, वो चाहता है कि सबसे पहले उसका रेस्क्यू हो, पावरफुल पॉलिटिशियन है, आप डीएम है। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं जो कुछ उनमें से कमज़ोर भी हैं, हो सकता है उनके कुछ अपने इश्यूज़ हों, फीमेल इश्यूज़ हों, कुछ बच्चे भी हैं जिनके पास अभी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, कुछ लंगड़े भी हैं, कुछ बीमार भी हैं ऑलरेडी। इनमें से सबसे पहले आप किसे रेस्क्यू करेंगे? सबसे पहले उसे रेस्क्यू किया जाना चाहिए जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा डेंजर में है। वो बीमार लोग हैं जो साथ में बुजुर्ग भी होंगे या बच्चे होंगे या महिलाएं होंगी। पहले उन्हें रेस्क्यू किया जाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो लास्ट में खड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। गांधी ने अपना तलिस्मा, अपना मंत्र ये दिया कि मैं आज आपको एक तलिस्म देता हूं। तलिस्म यह है कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, जब भी आपको ये संशय हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो अपना कार्य करने से पहले, अपना निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने अपनी जिंदगी में देखा है और जो आपको लगता है कि पंक्ति के अंत में खड़ा है, सबसे वर्स्ट ऑफ है। पहले उसका चेहरा याद करें। क्या आपके डिसीजन से, आपके निर्णय से उसे खुशी मिलती है या नहीं मिलती है?
मिलती है तो वो डिसीजन लीजिए, नहीं मिलती है तो छोड़िए। लेकिन दोनों के बीच देखो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्स्ट ऑफ। दोनों के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट भी है जो आपसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, तलिस्म पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, गांधी के 7 सिंस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट आर 7 सिंस ऑफ द गांधी। भाई ये मैंने ये पूछा हुआ है, तो कल को अगर वो तलिस्म पे आए और बोले कि इंडिया में कौन सी पॉलिसीज ऐसी है जो गांधी के तलिस्म के फॉर्मूले के बेसिस पे चल रही है, या वो बोले कि तलिस्म और रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बीच क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज हम देख चुके हैं, डिफरेंस जानना जरूरी है। गांधी का जो अंत्योदय या तलिस्म का आइडिया है, ये कंसाइंस, आत्मा की आवाज, आत्मा की लैंग्वेज, आत्मा की भाषा जानता है, आत्मा की भाषा, आत्मा की बोली बोलता है। अंत्योदय के प्रिंसिपल में या तलिस्म के प्रिंसिपल में गांधी क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछिए कि सबसे बुरा व्यक्ति या बुरी परिस्थिति वाला व्यक्ति आपने कौन देखा होगा। अगर आपकी आत्मा कहती है कि हाँ आपका निर्णय इसके पक्ष में है तो वो निर्णय लीजिए, अदरवाइज निर्णय मत लीजिए। तो अंत्योदय कंसाइंस की आवाज है, रॉल्स रीजन की आवाज की बात करता है। हमने कहा कि रॉल्स के हिसाब से जो डिफरेंस प्रिंसिपल है या उसका जो रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस है, ये किसने तय किया? ये रैशनल नेगोशिएटर्स ने तय किया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में। अंत्योदय एक एथिकल और स्पिरिचुअल आइडिया है, एथिकल और स्पिरिचुअल आइडिया है। रॉल्स का आइडिया एक स्ट्रक्चरल आइडिया है। रॉल्स ने क्या कहा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ इनजस्टिस को रेक्टिफाई करना जरूरी है, उसमें रिजर्वेशन लाना जरूरी है, उसमें स्टेट सपोर्ट लाना जरूरी है, स्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाइए, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाइए। अंत्योदय क्या कहता है कि अपने एथिक्स को, अपने कंसाइंस को मजबूत करिए। तो गांधी मॉरल पर्सन्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, रॉल्स मॉरल सिस्टम्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मॉरल इंस्टीट्यूशंस को, मॉरल तंत्र पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अंत्योदय मोटिवेशन पे आधारित है, कहता है कि यू शुड बी मोटिवेटेड टू डू गुड, टू डू राइट थिंग्स। रॉल्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे आधारित है। वो कहते हैं कि निर्णय तभी आएगा, नहीं, न्याय तभी आएगा अगर इंस्टीट्यूशंस जस्ट हो। मैंने आपको सवाल दिया हुआ है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज विच रिजेंबल द प्रिंसिपल ऑफ अंत्योदय। हाउ फार कैन दे ट्रीट द स्ट्रक्चरल इनजस्टिसेज इन द सोसाइटी। आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा एनालिटिकल है, समझने की भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, एनालिटिक है ना। इसे अटेम्प्ट कीजिए और ग्रुप में आप आंसर शेयर कीजिए, मैं आपको है ना उसमें रिव्यूज़ दूंगा साथ में। आगे से हमारी अप्रोच यही है, जितने सेशंस होंगे साथ में बीच में क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए वही बात, देखिए यहां से इस नेचर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रीबीज, वेलफेयरिज्म एटसेट्रा, ये पॉलिसीज क्या जस्टिफाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस नेचर का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें वाइडली पब्लिक डिबेट में आती रहती है और यहाँ से सवाल बनना लॉजिकल है। खास तौर पे एथिक्स के पेपर में तो यहाँ से सवाल बनना पूरा लॉजिकल है। तो कौन सी वो एथिकल थ्योरीज है, कौन से वो एथिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके आधार पे आप स्टेट पैटर्नलिज्म, वेलफेयरिज्म या फ्रीबीज की पॉलिसीज वगैरह को जस्टिफाई कर सकते हैं और बाद में क्रिटिसाइज भी। उन पॉइंट्स को यहां देखते हैं। सबसे पहले भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को अगर आप देखेंगे, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात कहते हैं